तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग और एडवेंचर से भरा पड़ा है। ये कहानी हमारे मेन हीरो यांग काई की है, जो एक पुअर कल्टिवेटर होता है। वो एक सेक्ट में एक ट्रायल डिसेबल के तौर पर होता है। वो बहुत सालों से मेहनत करता है, लेकिन उसकी लेवल अपग्रेड नहीं होती। इस वजह से उसके एल्डर ने उसे 3 साल दिए होते हैं। अगर उन 3 सालों में उसने अपना ब्रेक थ्रू नहीं किया तो इस सेक्ट से बाहर कर दिया जाएगा। ये एपिसोड स्टार्ट होती है, यंग गाय को दिखाया जाता है जो एक बंदे से लड़ रहा होता है, लेकिन वो बंदा उसे वहीं पर ही हरा देता है और एक लड़की ये सब देख रही होती है। ऐसे ही बहुत सारी मैचेस होती हैं और वो लड़की नोटबुक पर ये सब रिकॉर्ड करती है। फिर भी यंग गाय ऐसे ही सारी मैचेस को हारता जाता है। अब हमें यंग गाय और उसके एल्डर के बीच के बातों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका एल्डर बोलता है कि तुम जैसे ही पैदा हुए थे तुम्हारी कल्टिवेशन बहुत पुअर थी और तुम्हारी बोन्स भी बहुत वीक है, इसलिए तुम प्रैक्टिस करने के लायक नहीं। तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा तुम माउंटेन से नीचे चले जाओ और सेट को छोड़ दो। लेकिन यंग गाय उनके पाँव पड़ता है और बोलता है कि नहीं, एक कल्टीवेटर का ख्वाब होता है कि वो कल्टीवेट करे और ब्रेक करे। मैं ऐसा नहीं कर सकता, प्लीज कोई तो रास्ता होगा, आप मुझे यहाँ पर रख लो। और फिर वो एल्डर बोलता है कि ठीक है, मैं सेट के रूल्स को देखते हुए तुम्हें एक चीज बोलता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर हर दिन रहने के लिए हर रोज काम करना होगा सेट का। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 3 साल है, इन 3 सालों में तुम्हें ब्रेक थ्रू करना होगा। अगर तुमने 3 सालों के अंदर ब्रेक थ्रू नहीं किया तुम फिर इस सेट के अंदर नहीं रह पाओगे। ये सुनकर यंग काय खुश होता है और बोलता है कि मैं जरूर इन 3 सालों में ब्रेक थ्रू करूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है यंग काय एक बंदे के साथ होता है और बोलता है कि सीनियर यंग काय हूँ, मैं 3rd लेवल पर हूँ, क्या आप मुझे कुछ हेल्प कर सकते हो जिससे मैं 3rd लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाऊँ। और दूसरा बंदा बोलता है कि मेरा नाम जू डिंगजन है, मैं 5 लेवल पर हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे ब्रेक थ्रू करने में। और एक लड़की बोलती है कि ये तो बहुत गलत चीज है, आप अपने जूनियर्स की हेल्प नहीं कर रहे। फिर एक लड़का बोलता है कि जूनियर ये बहुत सालों से इसी 3rd लेवल पर है और बाकी सब इसके आगे निकल गए हैं। यहाँ पर कोई भी 3rd लेवल पर वॉरियर नहीं है, इस वजह से इसका मैच कोई भी नहीं कर सकता। और एक दूसरा बंदा बोलता है कि तुम सब कुछ बता रहे हो, तुम चुप करके बैठो और मेरी बात सुनो। अब यंग काय बहुत सालों से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन उसकी लेवल अपग्रेड नहीं हुई। इस वजह से यहाँ पर कोई भी उसका मैच करने वाला बंदा नहीं है और हर डेसिबल को 5 दिन में अगर वो करना चाहे किसी को चैलेंज कर सकता है और उसे लड़ सकता है। लेकिन यंग काय की पुरानी फाइट की इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई, इस वजह से मैं चैलेंज नहीं कर पा रहा। और तभी हम देखते हैं काय की फाइट होती है सू डिंगजन से और यंग काय उस पर अटैक करने के लिए चलने लगता है, लेकिन वो बंदा जो भी उस पर अटैक करता है, जिससे उन दोनों का पंच एक दूसरे से मिलता है। वो यंग काय पीछे हो जाता है और उसके हाथ में बहुत दर्द होने लगता है और बोलता है काय बोलता है कि इसकी पहुंच बहुत स्ट्रांग है। फिर से उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन वो बंदा उसे फिर से पटक देता है नीचे और सब लोग ये सब देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि यंग काय बहुत सालों से ऐसे ही मार खाता आ रहा है, लेकिन वो कभी भी मरते दम तक हार नहीं मानता, ये इसकी अच्छी बात है। और एक लड़की ये सब देख रही होती है। फिर हम देखते हैं यंग काय को जो उस बंदे पर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन वो बंदा उस सारे अटैक को डॉज करते हुए उसको ही पीटने लगता है और अपनी लाश से उसे मारने लगता है और उसे नीचे पटक देता है। ये सब देख रहे होते हैं वो लोग और बोलते हैं कि ये मौत से डरता क्यों नहीं। तभी हम देखते हैं वही लड़की ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी वो बंदे बोलते हैं कि क्यों ना हम शर्त लगाते हैं कि यंग काय कितने मैच खेल सकता है और कितने राउंड तक यहाँ पर टिक पाएगा। और सब लोग जाकर एक स्टोन पर अपने बिट लगाने लगते हैं और दूसरी तरफ यंग काय उस बंदे पे अटैक करने के लिए चले जाता है, लेकिन वो बंदा सारे टेस्ट को डॉज करते हुए यंग काय को ही पीटने लगता है, जिससे यंग काय नीचे गिर जाता है और उसे मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर वो लड़की शौक होती है। वो यंग काय बोलता है कि तुम्हारा ओपोनेंट तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या हुआ, तुम हार नहीं मान सकते, मुझे उठना होगा। अब मैंने उसके सारे पंचिंग टेक्निक को भी जान लिया है, अब मुझे उठकर फिर से फाइट करना होगा। लेकिन वो सारे लोगों के पास आता है और बोलता है कि आप सबका शुक्रिया, आप यहाँ पर आए थे मेरी फाइट देखी, अब ये बंदा हार चुका है और हंसने लगता है और सब लोग उसके पीछे देखने लगते हैं। ये देखकर वो शौक होता है। फिर हमें दिखाया जाता है यंग काय को जो उठने लगता है और बोलता है कि नहीं। और दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं, लीडर बोलता है कि कई पहला वीक है इसने दो जिन ने यंग काय को चैलेंज किया है। एक और बंदा बोलता है कि लगता तो ऐसा ही है, लेकिन आज लगता है यंग काय का एंड है और सब लोग हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ यंग काय उठता है और बोलता है कि जू आ जाओ फिर से फाइट करते हैं। और जू बोलता है कि आज तो मैं अपना टाइम वेस्ट करना ही होगा,
तुम्हें आज मौत की घाट उठाना ही होगा और उस पर टिक करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ वो लड़की ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है और बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, ये हर 5 दिन में चैलेंज करता है, ये बहुत सालों से ये सब चैलेंज कर रहा है लेकिन इसकी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। लगता है ये C148 गेम है लेकिन इतने सालों के बाद भी इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आई, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये कैसे हो सकता है और ये हर बार हारता कैसे है। दूसरी तरफ यंका फाइनली जू पर एक अटैक कर देता है जिससे जू थोड़ा पीछे हो जाता है। ये देखकर सब लोग शौक होते हैं और बोलते हैं कि कैसे हो सकता है। एक बंदा बोलता है कि जू डिंगजुन तुम एक बंदे से कैसे आ सकते हो, ये तो तुम्हारे सामने एक बच्चा है, तुम इससे हार गए, और हंसने लगते हैं। ये सुनकर जू को बहुत गुस्सा आने लगता है और दूसरी तरफ यंका उस पर बार बार अटैक करने लगता है लेकिन जू सारे अटैक को डॉज करने लगता है और उस पर एक अटैक करता है जिस यंका नीचे गिर जाता है लेकिन तभी वो फिर से उठ जाता है और जू तभी उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है कि अब तुम्हें हार मान लेना चाहिए नहीं तो तुम यहीं पर ही मर जाओ। एक और लड़की बोलती है कि हाँ यंका अब तुम हार मान लो नहीं तो तुम यहीं पर ही मर जाओगे और तभी जू उसे नीचे पटक देता है और तभी यंका फिर से उठता है और बोलता है कि नहीं और तभी जू बोलता है कि लगता है अब तुम्हारा अंत करना ही होगा और उस पर पावरफुल एक किक करता है जिससे वो स्टोन पे आकर गिर जाता है। वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो सर्च लगा रहे होते हैं कि कितने राउंड कौन खेल सकता है। तभी एक मोटा बंदा आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो, उठो जाओ फिर फाइट करो, मैंने तुम्हारे ऊपर अपने सारे पैसे लगाए हैं, अगर तुमने फाइट नहीं किया तो मैं तुम्हें यहीं पर मारूंगा के लिए आने लगता है लेकिन तभी वो लड़की उस पाँव में एक पेन लगा देते हैं जिससे वहीं पर नीचे गिर जाता है और बोलता है कि मुझे किसने गिराया, कौन है यहाँ पर, और सब लोग उसके ऊपर ही हंसने लगते हैं। और फिर उनका लीडर बोलता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और सब लोग उस मोटे बंदे को उठाकर वहाँ से चलने लगते हैं। दूसरी तरफ वो लड़की पैर से नीचे उतरती है और यंग के पास आती है और उसे यहाँ से लेकर जाने लगती है और बोलती है कि तुम मोड़ से आखिरकार डरती क्यों नहीं, और एक ट्री के पास आकर उसे वहीं पर बिठा देती है और उसके हाथ में एक मेडिसिन देती है और बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम हर बार चैलेंज करते हो लेकिन अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे को अपनी जान को रिस्क में लेना ये कौन सी अच्छी बात है, तुम आखिरकार कंपटीशन में बहुत से डरते क्यों नहीं, और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर शाम हो जाती है और यंकाई को होश आ जाता है और वो डूबते हुए सूरज को देखने लगता है और फिर वो मेडिसिन को देखता है और बोलता है कि मैं फिर से हार गया लेकिन कोई तो जो मेरी फिक्र करती है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, एकदम बहुत सारे सालों से मुझे देख रही हो और मुझे हर टाइम पेन किलर्स देती हो, बहुत बहुत शुक्रिया तुम जहाँ भी हो, लेकिन एक दिन आएगा जब मैं एक बहुत बड़ी गेम जीतूंगा और तुम मुझे वो देखोगी। और फिर से याद आता है कि अब शाम हो चुकी है, अब मुझे वहाँ पर वापस जाना होगा और वहाँ पर आपने कुछ लकड़ियाँ उठाकर कि 3 साल खत्म होने वाले हैं, मुझे अभी भी अपना ब्रेक थ्रू करना है, मैंने अभी तक अपना ब्रेक थ्रू नहीं किया, अगर मैंने नहीं किया तो मैं फिर से तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। और फिर वहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं यंकाई को जो अपने घर में आ चुका होता है वहाँ पर आकर एक दिए को जलाता है और एक पानी के टब के सामने उस मेडिसिन की कुछ बूंदों को डालता है और बोलता है कि ये मेडिसिन की बोतल बहुत सारे पॉइंट्स लेती है इसलिए मुझे इसे बहुत संभाल कर यूज करना होगा। और तभी एक कपड़ा गीला कर इंजेस पर लगाने लगता है और तभी वो आकर बेड पर एक स्टोन पिलो के ऊपर सो जाता है लेकिन उन जख्मों से कुछ खून की बूंदें निकलकर उस पिलो पर लगती हैं जिससे उस पिलो के अंदर एक्टिवेट हो जाती है एक जादुई पावर और तभी वो पिलो पूरी तरह गिलो करने लगता है लेकिन यंकाई को वहीं पर ही नींद आ जाती है। यंकाई को देखते हैं जो अचानक से उठता है और वो एक केव में होता है और बोलता है कि ये तो वही केव है जहाँ पे मेरा ये स्टोन पिलो मुझे मिला था, ये सब के इस स्टोन पिलो की वजह से हो रहा है। और उस स्टोन पिलो के ऊपर अपना हाथ मारता है जिसकी वजह से कुछ खून उसके ऊपर लग जाता है। तभी उसे पता चलता है कि ये स्टोन पिलो एक असल में एक मैजिकल बुक है और तभी वो बुक एक दूसरी जगह जाने लगती है और यंकाई उसका पीछा करने लगता है। और तभी हम देखते हैं यंकाई पहाड़ से गिरने वाला होता है लेकिन तभी वो रुक जाता है और पीछे देखता है उसे एक आवाज आती है उसी बंदे की जिससे उसने कल फाइट की थी। वो बोल रहा होता है कि यंकाई क्यों ना एक और मैच हो जा, और यंकाई उसे यहाँ वहाँ देखने लगता है लेकिन तभी एक पंच आता है जिससे यंकाई उस पहाड़ से नीचे गिरने वाला होता है लेकिन वो एक हाथ से पहाड़ी को पकड़ लेता है। तभी वो बंदा उसके सामने आता है और बोलता है कि तुम हार चुके हो, तुम ये मान लो और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, तो मैं तुम्हें इस पहाड़ी से नीचे गिरा दूंगा। और यंकाई बोलता है कि नहीं, कभी भी नहीं।
और तभी यंकाई बोलता है कि तुम वो हो ही नहीं, तुम जू कभी भी नहीं हो सकते, जू कभी भी मासूमा पर अत्याचार नहीं करता। और तभी वो बंदा बोलता है कि मैं जू हूँ या नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इससे पड़ता है तुम मेरी बातों से कन्विंस होते हो या नहीं। तुम अगर होते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। तभी यंकाई बोलता है कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। और बंदा उस हाथ को लात मारता है जिससे यंकाई का हाथ छूट जाता है और यंकाई नीचे पहाड़ से गिरने लगता है। तभी वो एक पानी में आ जाता है, पानी के समंदर में नीचे गिरने लगता है। तभी वो उसका सर एक चैन के बीच में आ जाता है और चैन उसके चारों तरफ घूम जाती है और उसे मारने लगती है। लेकिन यंकाई अपने पैर खिसकाने लगता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तभी उसके ब्लड की कुछ बूंदे उस पे चैन पे जिससे वह चैन टूटने लगती है और यंकाई पानी से ऊपर जाने लगता है। फिर हम देखते हैं वो चैन टूटकर एक बंदे को छोड़ देती है और यंकाई सबसे ऊपर आ जाता है। तभी पानी में से एक स्केलेटन बाहर आता है हंसते हुए और बोलता है कि तुमने ये अच्छा किया। और यंकाई बोलता है कि हो कौन और मैं किस जगह पर आ चुका हूँ। तभी वो स्केलेटन वाला बंदा बोलता है कि तुम सी ऑफ कॉन्शियसनेस में आ चुके हो और ये तुम्हारा ही कॉन्शियस वर्ल्ड है। बहुत सालों से स्टोन पिलो में कैद था लेकिन आज तुम्हारा शुक्रिया, तुम यहाँ पर आकर मुझे आज़ाद करके चले गए। इससे बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम्हारी बॉडी अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं तुम्हारी बॉडी को अपने अच्छे यूज़ के लिए लूँगा। और उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि अब तुम नहीं बचने वाले और उसकी सोल को खींचने लगता है। यंकाई को बहुत दर्द होने लगता है। ये देखकर वो स्केलेटन बंदा बोलता है कि गिव अप कर लो, तुम्हें इतना दर्द नहीं होगा, नहीं तो तुम्हें बहुत दर्द होने वाला है। और यंकाई बोलता है कि नहीं, कभी भी नहीं। तभी वहाँ पर एक एनर्जी आने लगती है, वो एक लड़की होती है, वो आकर यंकाई के पास आती है और बोलती है कि तुम्हें गिव अप नहीं करना, तुम्हें हार नहीं माननी। तुम इतने सालों से बुली होते आ रहे हो लेकिन तुमने तब भी हार नहीं मानी। तभी यंकाई बोलता है कि पर इस बार मेरे पास कोई भी पॉइंट नहीं है, मेरे पास कोई होप नहीं है कि मैं जीत सकता हूँ। और वो लड़की बोलती है कि इतने सालों में तुमने पता नहीं कितने मैचेस लड़ी हैं, तुमने हर बार अपनी मौत और जिंदगी के बीच में जो लाइन थी उस पर क्रॉस किया है, वहाँ पर भी हार नहीं मान सकते, तुम्हें हार नहीं मानना। एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे दूर से हमेशा मदद रखूंगी लेकिन जब भी तुम्हारे पास एक भी सोच होगी तुम हार नहीं मान सकते, तुम्हें गिव अप नहीं करना। तुम्हारे पास अब भी सोच है कि तुम्हारे पास अब भी दिमाग है, तुम कैसे यहाँ से निकल सकते हो, उसे यूज करो, अपने पावर को पहचानो। और यंकाई बोलता है कि हाँ आपने सही कहा। और तभी वो स्केलेटन को हाथ तो पकड़ लेता है और बोलता है कि नहीं, मैं गिव अप नहीं कर सकता। तभी वो स्केलेटन बंदा बहुत तेजी से चलने लगता है और उसकी पावर यंकाई के अंदर चली जाती है और उसकी बॉडी वहीं पर ही खत्म हो जाती है। तभी यंकाई बोलता है कि मैं जीत गया और बहुत तेज से चलने लगता है। यंकाई की बॉडी में से गोल्डन पावर बाहर निकलने लगती है, यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यंकाई को जो अपने बेड पर होता है और उठ जाता है और बोलता है कि सब क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि यंकाई की बॉडी में वो स्केलेटन बंदे की पावर आ चुकी होती है। तभी यंकाई उठता है और बोलता है कि लगता है मैंने एक साथ बहुत कुछ ब्रेक कर लिया है, मेरी चोटी में सब कुछ हिल चुकी है। और तभी वो पंच करने लगता है लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है और बोलता है कि मेरी बॉडी इतनी हैवी क्यों हो चुकी है, क्या हुआ है मेरे साथ, और मुझे देखना होगा उस सीक्रेट बुक में और क्या लिखा होगा। तभी वो सीक्रेट बुक उसके हाथ में आ जाती है। ये देखकर वो शौक होता है और बोलता है ये बुक मेरी सोच से कंट्रोल होती है, अगर मैंने सोचा ये बुक आ जाए तो ये बुक यहाँ पर आ रही कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। तभी वो बोलता है कि क्या ये, और उठता है और बोलता है कि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, पुराने लोगों के पास एक सीक्रेट ट्रेजर होता था जिसका नाम सोल स्टोन होता था, उसके पास अपना एक स्पेस होता था, अपने मालिक के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर रख सकता था। क्या ये हो सकता है ये ब्लैक बुक भी उस सोल स्टोन से बनी हो। तभी वो दरवाज़ा और खिड़कियां बंद करने लगता है और बोलता है कि किसी और कोई इस ट्रेजर के बारे में पता नहीं पड़े और मुझे जल्दी जाकर ऐसे मैजिकल मेथड सीखना होगा ये सबसे स्ट्रांग बन पाऊँ और कोई भी मुझसे ये चीज़ छीन ना पाए। तभी वो बुक को खोल लेता है, तभी उसके सामने स्टोन स्लेब आ जाते हैं और एक स्टोन स्लेब पर लिखा होता है कि गोल्डन बॉडी। ये देखकर वो थोड़ा शौक होता है और बोलता है कि लगता है इसने अभी उस स्केलेटन मैन को एब्जॉर्ब किया है और ये फर्स्ट मेथड है गोल्डन बॉडी। उन स्टोन स्लेब को वो बंद कर देता है और सामने उसे कुछ लिखा हुआ है, एक चैप्टर मिलता है और बोलता है कि ये फर्स्ट बॉडी चैप्टर है जो रिवील हुआ है और ये फर्स्ट टेक्निक है जो मैं अभी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और तभी सूरज उगने लगता है और सुबह हो जाती है। ये देखकर यंकाई बोलता है कि यही टाइम है, मुझे अपने प्रैक्टिस करना चाहिए और बाहर जाकर प्रैक्टिस करने लगता है और फिर पेट कल्टिवेट करने लगता है। तभी उसके हाथ में एक एनर्जी बॉल बनने लगती है, वो तभी उस एनर्जी बॉल को बंद कर देता है और ख़त्म करके वहाँ पर एक
हवा से पानी और एक कपड़े पर अटैक करता है, जिससे वो अटैक उन दोनों पर लगता है और वहाँ पर एक ग्लास में थोड़ी बहुत आग भी लग जाती है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और बोलता है कि फाइनली मैं ये सब कर पा रहा हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी उसे कुछ अजीब फील होता है और बोलता है कि यहाँ पर कोई तो है, और बोलता है कि नहीं, शायद ये मेरी कोई सोच ही होगी। तभी वहाँ पर बेल बजती है और उसे याद आता है कि मुझे क्लिनिक करनी है। वो अपने घर के अंदर चला जाता है और तभी एक कदम उसके घर के सामने होता है और हम देखते हैं सुबह में, जहाँ पर एक लड़की यंकाई को देख रही होती है और बोल रही होती है कि इसको कल तक तो इतनी सारी चोटें थी, आज से कितना हील कैसे हो गया, ये तो नामुमकिन है। इसने 3 सालों में अंदर कोई भी ब्रेकथ्रू नहीं किया, तो क्या इसने एक रात में ब्रेकथ्रू कर लिया है। फिर हम देखते हैं यंकाई को जो सफाई कर रहा होता है। तभी एक मोटा बंदा एक बड़ी सी कार्ड को लेकर उसकी तरफ आने लगता है और बोलता है कि प्लीज मेरी मदद करो, रास्ते से हट जाओ। लेकिन यंकाई अपनी प्रोग्रेस करते हुए उसे वहीं पर ही रोक देता है। ये देखकर वो लड़की और वो मोटा बंदा दोनों शौक होते हैं। तभी वो मोटा बंदा आकर यंकाई को चेक करता है और बोलता है कि तुम ठीक कैसे हो, तुमको चोट नहीं लगी। और यंकाई बोलता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोनों मिलकर उस सामान को अपनी कार्ट में डालने लगते हैं और वहाँ पर मोटा बंदा बोलता है कि आज तो मैं मर गया, आज मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, मिस्टर मैंग मुझे नहीं छोड़ेंगे। तभी यंकाई बोलता है कि मिस्टर मैंग वही ना जो कंट्रीब्यूशन हॉल में रहते हैं। और ये मत सुनकर मोटा बंदा बोलता है कि इस लिंगशुआन प्लेवियन में कोई और मिस्टर मैंग है, और यंकाई बोलता है कि नहीं। और तभी वो मोटा बंदा उस कार्ड को लेकर वहाँ से चला जाता है। जाते हुए बोलता है कि हर मंथ की इस तारीख को बहुत सारे लोग आते हैं और यंकाई तुम ठीक हो ना, मुझे यहाँ पर जाना होगा। और यंकाई बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो मोटा बंदा वो कार्ड लेकर वहाँ से चला जाता है और यंकाई बोलता है कि आज लूनार न्यू ईयर का 8वां दिन है। हर महीने के इस दिन सारे लोग कंट्रीब्यूशन हॉल में जाते हैं और अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को रिडीम करते हैं। मुझे भी अब कंट्रीब्यूशन हॉल में जाना होगा। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन हॉल में, जहाँ पर बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को रिडीम करने जा रहे होते हैं और कुछ करके वापस आ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं मिस्टर मैंग को, जो कुछ लड़कियों को बाय करके वहाँ से भेज देता है और उनको देखने लगता है। और तभी सामने एक बंदा आता है। ये देख मिस्टर मैंग बहुत दुखी हो जाते हैं और गुस्से में आते हैं और बोलते हैं कि मैं तुमसे हेट करता हूँ। फिर हम देखते हैं वो बंदा बाहर निकल जाता है और जा रहा होता है सामने से। तभी वहाँ पर यंकाई आता है और यंकाई वो बंदा सामने से गुजरते हैं, लेकिन तभी उस बंदे के कुछ पैसे गिनने वाले होते हैं। यंकाई उसे पकड़ लेता है और बंदा तभी उसे वो देख लेता है और बोलता है कि मैं सेक्ट का एक यंग मास्टर हूँ और तुम एक ट्रायल प्रिंसिपल होकर चोरी कर रहे हो। सुनकर यंकाई बोलता है कि नहीं, आपको गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। तभी वो बंदा बोलता है कि तुम्हारी आंखें भी बहुत तेज है और तुम्हारे हाथ भी बहुत तेज से काम करते हैं, इस चीज की तुम्हें एक बड़ी सजा मिलने वाली है, अपने घुटनों में बैठो और मुझसे माफी मांगो। तभी यंकाई बोलता है कि आपको बहुत गलतफहमी हुई है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला, और आपको क्या लगता है मैंने चोरी की है। और तभी वो बंदा उस पर अटैक करने के लिए आने लगता है और बोलता है कि मैं तुमसे सीनियर हूँ, मैं तुम्हें अपने यूनिक टेक्निक से तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। तभी वो उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन एक पत्थर आकर उससे घुटनों पे लगता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। देख कर यंकाई शौक होता है और बोलता है कि यही आपकी यूनिक टेक्निक है, घुटनों में बैठना। और तभी वो बंदा बोलता है कि मिस्टर मैंग, आप इस बच्चे को 15 साल से बचा रहे हो, आप भी अब भी ये कर रहे हो, यह बहुत बुरी बात है। तभी वो बंदा उठता है और वहां से जाने लगता है और बोलता है कि तुम सब्र रखो, आज नकल तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यंकाई मिस्टर मैंग से मिलने के लिए कंट्रीब्यूशन हॉल में आ जाता है और वहां पर मिस्टर मैंग अपने खराटा ले रहे होते हैं और सो रहे होते हैं। तभी यंकाई आकर बोलता है कि मुझे पता है आप इस नाटक कर रहे हो, मैंने आपको देख लिया था और आपका शुक्रिया। और तभी मिस्टर मैंग उठते हैं और बोलते हैं कि मुझे शुक्रिया बोलना बेकार है, अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो मुझे मनहाउ टावर में इनवाइट कर। और तभी यंकाई बोलता है कि क्या आप अपनी इस बुरी हड्डियों से वहां पर चलेंगी, और वह उस पर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन तभी यंकाई उसे माफी मांगता है और बोलता है कि अगर आप कर सकते हो तो मेरे कंट्रीब्यूशन के बदले कुछ मुझे और दे सकते। तभी वो और मैं मिस्टर मैंग अपनी चेयर से उठते हैं और बोलते हैं कि बच्चे तुम कब इस असली दुनिया में आओगे, इस रेट में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता, बस तुम्हें वेट करना होगा जब तुम्हारे पास कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स और बढ़ जाए तब मैं कुछ दूंगा, और मैं 100 साल पहले ही मर गया था। और तभी यंकाई बोलता है कि हाँ, आपकी मेंटल स्टेज भी वही बता रही है, अब मेरे पास तो 100 साल है, मैं आराम से मनहाउ टावर में अंदर फन करूंगा और एंजॉय करूंगा। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर मैंग बोलते हैं कि हम कुछ दिनों से नहीं मिले और हम बात ऐसे कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छी तरह एक दूसरे से जानते हैं। और आश्चर्य लगता है यंकाई के पेट से कुछ आवाज आने लगती है, ये सुनकर वो ऑलमैन मैंग हंसने लगता है। और मिस्टर मैंग बोलते हैं कि पुराने रूल के हिसाब से हर कंट्रीब्यूशन के बदले मैं तुम्हें 10 टेल्स ऑफ स्टील दूंगा, और वहाँ पर कुछ स्टोन कटा कर उसे दे देते हैं और बोलते हैं कि बाकी सब ने अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बदले कुछ सीक्रेट्स कोड मांगे हैं और तुमको कुछ पैसे बचाना चाहिए, इस तरह की जिंदगी गुजारना अच्छी बात नहीं, और तुम यहाँ पर लिंगचाओ प्लेवियन में अभी तक रुके क्यों हो, तुम नीचे क्यों नहीं चले जाते।
मैं कब तक तुमसे झूठ बोलता रहूंगा। ये सुनकर यंका बोलता है कि आप कौन सा मेरे से पहली बार झूठ बोल रहे हो। ये सुनकर वो शौक हो जाते हैं और अपना जूता उठाकर उसे मारने लगते हैं, लेकिन तभी यंका वहां से भागने लगता है और तभी उसकी नजर मिलती है उसी लड़की से जो उसको नोट कर रही होती है हर टाइम और हर दफा मुसीबत से बचाती है। और वहां पर यंका वहां से पक जाता है, लेकिन वो जूता आकर उस लड़की पर पकड़ने वाला होता है, लेकिन वो लड़की उस छोटे को पकड़ लेती है और बोलती है कि मास्टर ये आपका जूता क्या कर रहा है यहाँ पर। और वो ओल्ड मैन मैंग आकर डेसिबल से वो जूता ले लेता है और तभी वो लड़की बोलती है कि मास्टर मुझे फील हुआ आप यंका की हर टाइम केयर करते हो। और मिस्टर मैंग बोलते हैं कि क्योंकि कोई इस पर भरोसा करता है। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मार्केट में जहाँ पर यंका कहीं जा रहा होता है और तभी उसकी नजर एक शॉप में जाती है जहाँ पर एक ओल्ड मैन एक बोरी को ऊपर रख रहा होता है, लेकिन तभी वो गिर जाता है और तभी वहाँ पर उसकी फैमिली देखकर शौक होती है, लेकिन तभी यंका बीच में आकर उस बंदे को और बोरी को बचा लेता है। फिर यंका उस बोरी को ऊपर बाकी बोरी के साथ रख देता है और बोलता है कि अंकल जी आप ठीक हो। और तभी वहाँ पर एक लड़की आकर बोलती है कि यंका ये आपके चावल यहाँ पर रेडी है। और वहाँ पर एक लेडी आकर बोलती है कि यंका बेटा आप जाने से पहले यहाँ पर डिनर करके जाना। तभी यंका बोलता है कि नहीं मुझे कुछ और जाना है और बोरी को चेक करने लगता है और बोलता है कि इसमें कुछ खराब है। और अंकल बोलते हैं कि क्या इसमें कुछ चावल मिसिंग है। और तभी यंका बोलता है कि नहीं इसमें बहुत ज़्यादा है। तभी वो लड़की थोड़ा पीछे हो जाती है और अपनी मम को बताती है कि मैंने इसके अंदर और चावल डाले थे। और तभी वो लेडी बोलती है कि हाँ हमारी बेटी ने तुम्हारे से कुछ और चावल डाले थे। और तभी यंका बोलता है कि आप ये ठीक नहीं कर रहे, मैं हर टाइम जब भी आपके पास चावल खरीदने आता हूँ आप ज़्यादा दे रहे हैं, आप ये कब तक करेंगे। तभी अंकल बोलते हैं कि नहीं तुम यहाँ पर अकेले रहते हो, ये हमें करने दो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मोटा बंदा आता है और बोलता है कि यहाँ से हट जाओ। उस बोरी को लात मारता है जिससे यंका भी उस बोरी को पकड़ लेता है साइड में जाकर। मोटा बंदा बोलता है कि तुम्हारे चावलों में जहर है। ये सुनकर वो सब लोग शौक होते हैं और बोलता है ये देखो मेरा भाई, और अपने एक बंदे को इशारा कर वो बोलता है कि बहुत स्ट्रांग हुआ करता था लेकिन अब ये बहुत वीक है और उस पर अटैक कर देता है। और बोलता है कि ये देखो ये एक ही अटैक में ढेर हो गया। और ये लोग देख रहे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी अंकल ली बोलता है कि ये नहीं हो सकता, ये आपसे कोई मिस्टेक हुई है, आपके भाई की फिजिकल बॉडी ऐसी होगी। तभी वो बंदा उस पर अटैक करने के लिए आने लगता है और बोलता है कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर मैं यंका बीच में आ जाता है और बोलता है कि आप दोनों इतने आगे क्यों आ रहे हो। और तभी वो उसे पीछे कर देता है जिससे मोटा बंदा गिर जाता और उसकी एक पोटली गिर जाती है जिसमें कुछ पैसे होते हैं। और वो उस पोटली को देखने लगता है और बोलता है कि ये मेरी पोटली मैंने कहीं ना कहीं तो देखी है। तभी वहाँ पर वो अंकल ही आ जाते हैं और बोलते हैं कि आपके भाई की बॉडी को देखो वो बहुत वीक हो रही है, आपको इसको मेडिकल सेंटर लेकर वहाँ पर हील करना चाहिए, ना कि आप यहाँ पर आके लड़ाई करें। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं आपके लिए पैसे दूंगा एडवांस में। तभी वहाँ पर वो बंदा शौक होता है और गुस्से में आकर बोलता है कि क्या तुमको लगता है कि हम पैसे के भूखे हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तभी यंका ये सोचकर थोड़ा शौक होता है और बोलता है कि अगर ये पैसे के लिए नहीं है तो यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है और बोलती है कि कौन लोगों को परेशान कर रहा है। और तभी वहाँ पर वही बंदा आता है जिसने पर चोरी का इल्जाम लगाया होता है। वो आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है और तभी मोटा बंदा बोलता है कि तुम कौन हो। लेकिन उस मोटे बंदे को साइड कर उस फैमिली के एक छोटे बच्चे को देखने लगता है और वो बच्ची थोड़ा पीछे हो जाती है। फिर हम देखते हैं यंका को जो बोलता है कि मुझे अब याद आया ये यूनिकॉर्न मनी बैग इस बंदे का था जो कॉन्ट्रीब्यूशन में मुझसे याद मिला, लेकिन ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है और किस मकसद से यहाँ पर आया है, मुझे यहाँ पर खड़े होकर ये सब देखना पड़ेगा, फिर कुछ फैसला करना पड़ेगा। वहीं हमारी ये एपिसोड खत्म हो, मैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।